मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, यानी कोई एक वेक्टर ए है, डायरेक्टली बता रहा हूँ, मीनिंग आप लिखते रहना। एक तो जनरल अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है जिसको एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगा उसका, सेम ही रहेगा जब ये क्या हो, पॉजिटिव हो। जब ये क्या हो, पॉजिटिव हो, मतलब कि इसको हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो है लैम्डा बाहर आ जाएगा, वो हो जाएगा मॉड ऑफ ए, क्या है, मॉड ऑफ ए। और ये सेम कब होगा, सेम डायरेक्शन में कब होगा, जब आपके पास जो लैम्डा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी कि अगर आपको कहीं पे मान लो कि वेक्टर ए आपको दिया गया है ऐसे, ठीक है, और मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, 2a कर दिया, तो ये बस बड़ा हो जाएगा बट उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे आपको a दिया गया है और मैंने इसको जो है -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -2a लिख दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दिस इज इन नेगेटिव फॉर्मेट। इसका लेंथ भी चेंज होगा, साथ साथ इसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो ये होता है नेगेटिव वेक्टर का मतलब, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर में क्या बदलाव आता है, कैसे क्या होता है, ये आई बात समझ में। अब इसके जो है कुछ एडिशंस पढ़ लेते हैं हम, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्ट ग्राफिकली देखते हैं इसको, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं वेक्टर्स की, तो इसके पहले आपने बताया था मैंने आपको ये क्या होता है, ठीक है। जो हमारा रिजल्टेंट आता है वही हमारा एडिशन होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर ए यहाँ पे है, ठीक है, और कोई वेक्टर यहाँ पे है बी, और मुझे क्या करना है, इसको इसका फाइनल आउटपुट चाहिए। तो फाइनल आउटपुट तो ऐसे मिलेगा नहीं क्योंकि अलग अलग दिखाई दे रहा है हमें, और आपको बताया था कि फॉर एनालाइजिंग पर्पस वी कैन शिफ्ट द वेक्टर एज इट इज विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं होना चाहिए, और हम इसको हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, इधर से उधर ला सकते हैं, है ना गुड़िया। तो अगर मुझे इसका फाइनल आउटपुट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं ए जैसा है वैसा रख देता हूं और बी वाले को उठा के यहां रख दूंगा। डायरेक्शन चेंज हुआ क्या बी का, नहीं हुआ ना, बस समझ में आ रही है। तो दिस इज योर फाइनल आउटपुट। ये आपका ए वेक्टर था, ये आपका बी वेक्टर है, ये हो जाएगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अरे बात समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, हा? नहीं है ना। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं कि मैंने बी को जैसा है वैसे ही छोड़ दिया, बी जिस डायरेक्शन में था वैसे ही डायरेक्शन में रखा हुआ है, वो बस ए को उठा के यहां रख दिया, ठीक है ना। तो दिस इज योर फाइनल आउटपुट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका क्या था, बी वेक्टर था, और ये आपका क्या था, सॉरी ये आपका ए वेक्टर था ना, ए वेक्टर, और ये क्या है आपके पास, बी वेक्टर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो आप इसको एनालाइज करने के लिए क्या कर सकते हो, इधर से उधर मूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बदलाव डाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है अगर मान लो हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, इसको मिटाओ। एक वेक्टर मान लो आपके पास ऐसा है, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो है वो आपको इस तरीके से दे रखा है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सी वेक्टर है। तो जब आपको रिजल्टेंट चाहिए तो आप एक एक करके काम करोगे, पहले 2 वेक्टरों का आउटपुट निकालोगे, फिर तीसरे के साथ उसको कंबाइन करके चेक करोगे, है बस समझ में। तो पहले 2 का निकालो, अगर मान लो मुझे बी और सी का कंबाइंड वेक्टर चाहिए, जो फाइनल आउटपुट चाहिए वो क्या होगा, तो ये होगा, क्या हो सकता है बताओ, ये आपके पास बी है, ये आपके पास, तो फाइनल आउटपुट क्या होना चाहिए, इनिशियल टू फाइनल होना चाहिए ना, लाइक दिस,
ठीक है, ये आपका क्या होगा, फाइनल होगा। फाइनल मतलब अगर मैं इसको बी वेक्टर लिख देता हूँ, इसको ए वेक्टर और ये क्या हमारा सी वेक्टर है, तो ये हमारा हो जाएगा बी प्लस सी वेक्टर, मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। नहीं बात समझ में आ रही है? ये हमारा फाइनल है ना, और ये हमारा ए था, तो ए और इसका फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है, तो ये देखो, ये ऐसे गया, ऐसे आया, यानी फाइनल आउटपुट क्या आएगा, यहां से यहां पे आएगा, ऐसे, है ना। क्या होगा ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है? कोई प्रॉब्लम इसमें? ऐसा नहीं है कि इस वेक्टर को हम ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ए वेक्टर ऐसे है, जो हमारा जैसा पहले वेक्टर था, पहले मैं उसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ कि हमारे पास कौन कौन सा वेक्टर है, कैसे है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये सी है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, एरो से तो पता चल ही रहा है। इस बार पहले बार मैंने क्या किया था, बी और सी को पहले कंबाइन किया था, देन उसके साथ ए को कंबाइन किया था। पहले मैं क्या करता हूँ, अब कोई और भी प्रोसीजर है करने का तो बेशक कर सकता हूँ। मैं पहले ए और बी को कंबाइन कर सकता हूँ। ए और बी को कंबाइन करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, फाइनल आउटपुट यहाँ मिलेगा, है ना। ये फाइनल आउटपुट क्या होगा, ये होगा आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा, ए इनपुट आपको ए प्लस बी ऐसे आ रहा है और सी जा रहा है बाहर की तरफ, तो आउटपुट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल लाइक दिस। ठीक है ना। और ये क्या होगा, इन दोनों का, इसका और इसका सम होगा ना, ये होगा ना। तो इन दोनों का सम का मतलब क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, चाहे ए बी को आप ब्रैकेट में डाल लो। ठीक है, तो यहां से एक चीज भी आप, एक कंक्लूजन भी आप निकाल सकते हो कि जो आपके पास ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो आ रहा है, वो इक्वल है किसके, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि इट फॉलो द क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटिव बोलते हैं ना, याद है आपको, एडिशन में किया था आपने। हाँ, तो ये आपको, आप कह सकते हो क्या कि जो वेक्टर्स है, वेक्टर का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है। तो एक चीज और देखो यहाँ पे, मतलब क्या कि आप इसको a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, पढ़ा था। यानी कि जो हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। आई बात समझ में? नहीं आई? चलो यहाँ देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझ में आएगा आपको, जो पता है वहां से चलते हैं पहले। अगर ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, तो जो फाइनल आउटपुट आएगा वो लाइक दिस, ऐसे आएगा, है ना तनु। और ये हो जाएगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आपने अभी पढ़ा था कि अगर मुझे बी वेक्टर को माइनस में करना है तो क्या होगा, जस्ट -1 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी ये जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या, लाइक दिस, ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। क्या हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू योर रूल्स जो एडिशन का काम करते थे वही काम वहां भी करके देखोगे, आउटपुट आपको ये मिलने वाला है, आउटपुट आपको ये मिलने वाला है ना। तो ये आपका एक रिजल्टेंट है, मान लो R1 इसका रिजल्टेंट है। अगर मैं माइनस बी वेक्टर को लेके चल रहा हूं और यहाँ पे ए वेक्टर है, तो ये हमारा R2 जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, प्लस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ए प्लस बी होना चाहिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी प्लस माइनस है तो वो उसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, है ना। यानी हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बात समझ में आ रही है क्या कि नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना। तो सिंपल पैरेललोग्राम को, लॉ को जो है फॉलो करता है। देख लो इसे फटाफट।
देखो दो चीजों को बोला जाता है यहाँ पे, एक तो होता है आपका ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, दोनों में से कोई भी बोलो, दोनों एक ही होता है, बट देख लो कैसे होता है। आपने इसको इतना कर लिया है कि आपको याद हो गया होगा, अब कोई बड़ी चीज नहीं है। कि अगर मान लो कहीं पे एक वेक्टर ए हमको ऐसे दे रखा है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, तो जो हमारा रिजल्टेंट आने वाला है वो कुछ ऐसा आएगा। ये आपका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। रिजल्टेंट का मतलब कि जितना ए है डॉटेड लाइन बना दो उतने के लिए, और जो बी है उसके लिए भी डॉटेड लाइन, यानी दिस लुक लाइक ए पैरेललोग्राम, है ना। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस द पैरेललोग्राम लॉ। और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? तो रिजल्टेंट जो होगा, मतलब मैं यहां लिख देता हूं, रिजल्टेंट मस्ट बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझे नहीं समझे? हाँ बढ़िया। या फिर इसी चीज को मैंने ऐसे बोला, एक ए वेक्टर है हमारे पास और एक क्या है? बी वेक्टर है। ये क्या हमारे पास? ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है। अगर आपको यहां समझ में आ रहा है कि इसका रिजल्टेंट क्या होने वाला है तो ठीक है, नहीं तो आप, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ रहा है, तो इसको शिफ्ट कर लो पैरेललोग्राम की तरह। तो क्या कर लो? पैरेललोग्राम की तरह शिफ्ट कर लो, आपकी मर्जी है। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे शिफ्ट ना करके यहां कर देता हूं, जगह नहीं था बस इसलिए मैंने किया है काम। ठीक है, फिर से ये ऐसे ही तो हो गया जैसे पहले था, यानी अगेन जो रिजल्टेंट आने वाला है वो कैसा हो जाएगा? ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना। और फिर से ये आपका पैरेललोग्राम फॉर्म कर देगा। नहीं समझ में आ रहा? ये आपका क्या है? ये आपका है बी वेक्टर और ये क्या है आपका? ए वेक्टर। मतलब अगर मैं फाइनली देखता हूं तो अगर मैंने इसे डॉट लाइन बना दिया और ये हमारा फुल लाइन है, तो दिस इज फॉर्म ए ट्रायंगल, दिस फॉर्म ए ट्रायंगल, और दिस इज योर resultant, this is your resultant. That's why we call also triangle law of the vector addition. समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ द वेक्टर्स कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आसान है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाए कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ साथ। ठीक है, मिटाओ इसे। यहाँ देखो, अगर मैं बात करता हूं, कुछ इस तरीके का फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले एक बार उसको देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं। रैन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। रैन इज फॉलिंग क्या है? वर्टिकली 35 मीटर पर सेकेंड। winds start blowing after some time with the speed of 12 meter per second in the east to west direction। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फिगर को पहले समझते हुए बना लेते हैं। आपका क्या होगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। पहला आपसे जो ऑप्शन था फर्स्ट में कह रहा है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये वर्टिकली जा रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, ऊपर से नीचे की तरफ ले लो इसे, ये आपका v ऑफ r है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है आपसे कि जो आपका विंड है वो ब्लो होना स्टार्ट हो चुका है सम टाइम के बाद, उसकी स्पीड कितनी है? 12 मीटर पर सेकेंड। किधर है ये? ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये धक्का इधर दे रहा है ना, ये आपका v ऑफ w विंड के लिए। ठीक है ना। तो आपसे क्या कह रहा है, ये दोनों की वैल्यू आपको मिली हुई है। v ऑफ r जो है वो दे रखा है 35 मीटर पर सेकेंड, और v ऑफ w ये आपको मिल रखा है 12 मीटर पर सेकेंड। और आपसे कह रहा है
कि इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेट, क्या कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन शुड ए बॉय वेटिंग एट ए बस स्टॉप होल्ड दिस अम्ब्रेला। वो छाता को क्या करना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है यार, अगर आपके जो आपका रेनफॉल होगा और जो आपकी विंड है उसके ठीक अपोजिट आप काम करोगे। बात समझ में आ रही है। मान लो कि आपकी रैन जो है ऐसे यार, ये हवा जो है ब्लो कर रहा है, ये रैन थी और ये हवा ब्लो कर रहा था, ठीक है। तो जब इसको हवा ब्लो करेगा तो रैन का जो डायरेक्शन सीधा था वो क्या हो जाएगा, लगभग ऐसा हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से, तो आपका छाता कैसा होना चाहिए, इट शुड बी डाउनवर्ड टू अपवर्ड और इन दिस डायरेक्शन। छाता आपका कैसा होगा, यानी छाता जो आप बनाओगे वो लगभग जो है आपको इस तरीके का ही, ये आपको इस तरीके से मूवमेंट होगा, इसका कुछ इस तरीके से रहेगा, है ना। तब जाके आप क्या कहोगे, इसे रोक पाओगे, क्योंकि आपको दोनों चीजें है, विंड का फ्लो भी रोकना है और दोनों एक ही काम करेगा ना, क्योंकि एयर फ्लो ही जो है विंड के डायरेक्शन को चेंज कर रखा है। यानी कि इसके जो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होने वाला है, जो आपका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपको काम करना है। सिंपल, क्या करना है आपको, रिजल्टेंट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट आपको काम करना है। बस समझ में आ रही है ना। यानी सबसे मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है आपका, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना। अगर आपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकाल लिया तो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन को बता दोगे कि जो बॉय है उसको इस डायरेक्शन में क्या करना चाहिए, उसे अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए, है ना। अच्छा, तो कैसे निकालोगे, अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, अभी आपने पढ़ा था रिजल्टेंट क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, हाँ, इसको उठा के यहाँ रख दो। मैं एकदम फाइनल रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ, ये तो वेक्टोरली हम वेक्टर के अकॉर्डिंग भी हम इसको बता सकते हैं, लेकिन वेक्टर से फाइनल आउटपुट तो अभी निकाला नहीं था आपने, फाइनल आउटपुट नहीं निकाला था ना, मैग्नीट्यूड नहीं निकाला था इसका। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, तो जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ट्रायंगल का रिजल्टेंट मतलब ये ट्रायंगल, ये आउटपुट निकालना है, ये फाइनल आउटपुट निकालना है। कैसे निकालोगे, ये हाइपोटेन्यूस है ना, तो जब ये हाइपोटेन्यूस है तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास वी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर द रूट अंडर, है ना। और वी डब्ल्यू स्क्वायर का मतलब कितना है, 12 मीटर पर सेकेंड, 12 स्क्वायर प्लस 35 मीटर पर सेकेंड था, तो 35 का स्क्वायर 140, 4 प्लस 35 का कितना हो जाएगा, नहीं बताओगे, 1225, ठीक है। यहाँ देखो और क्या मिलेगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 6 और क्या मिलेगा 31 32 32 नहीं 31, ठीक तो था, हाँ। और इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, याद नहीं है, 37 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका रिजल्टेंट है। अब रिजल्टेंट कौन से डायरेक्शन में है, जो आपका रिजल्टेंट है वो दिखाई दे रहा है कौन से डायरेक्शन में है, कहाँ है, ये है आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्या है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, एट ए पार्टिकुलर एंगल। अब ये एंगल आपको पता करना पड़ेगा। एंगल पता करने के लिए क्या करोगे, आपको एंगल पता करने का मतलब पता है, अगर मुझे ये एंगल पता करना है, ठीक है, या फिर ये एंगल पता करना है, दोनों में से कोई भी एंगल पता करना है, कैसे पता कर सकते हैं बताओ। हाँ, क्या इस एंगल के बारे में क्या कह सकती है गुड़िया, बताओ तो। जो जो आपको पता है उसके बेस पे निकालोगे ना, आपको ये भी पता है और आपको, ठीक है। तो क्या मैं यहां से tan थीटा नहीं निकाल सकता डायरेक्टली, tan थीटा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, वी एफ डब्ल्यू बाई, तुम सोता रहता है क्या, सो जाया कर तो कभी कभी। क्या मिलेगा, वी एफ डब्ल्यू कितना है, वी एफ डब्ल्यू आपके पास 12 है,
और डिवाइड बाई 35, सॉल्व कर दो इसे, कितना आएगा? 12/35 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? सॉल्व करके बताओ। हाँ तो पॉइंट में आ नहीं सकता क्या? बताओ फटाफट। 0.343, ये है आपके पास tan थीटा, ठीक है। जो हो जाएगा tan थीटा आपको निकालना है ना, तो थीटा क्या होता है? ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.343। या तो आपको ऐसा सोचना है तो ऐसा सोच लो, या फिर आप ऐसे देख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ कौन सा डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे क्या हमारा एंगल होना चाहिए कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.343 होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप निकाल लोगे कितना आएगा? ये हो जाएगा 19 डिग्री। हाँ, ये हो जाएगा 19 डिग्री। 19 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां से ध्यान दो, ये 19 डिग्री है, ये कितना है और ये कितना है? 90, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हाँ, फाइंड आउट कर सकते हो ना। यानी कि अगर मैं बात करूं छाते के बारे में कि छाता को कौन से डायरेक्शन में कैसे रखा जाएगा, तो मैं क्या बताऊंगा कि इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एंगल ऑफ, जो भी आपका निकलेगा, कितना निकलेगा वैसे? 69, 71, सॉरी 71 डिग्री निकलेगा ना। तो आप क्या बता सकते हो? आप बोलोगे क्या कि जो छाता है उसको आप 71 डिग्री पे होल्ड करोगे। आपका एंगल क्या होना चाहिए? 71 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, कि वो क्या करे, आसानी से उसको होल्ड कर सके। बात समझ में आ रही है? तो एंगल जरूरी है किसके लिए? एक्चुअल डायरेक्शन के लिए। आपको बताया था इसके पहले भी जो हम पढ़ रहे थे पोजीशन वेक्टर्स की, कि एक पोजीशन वेक्टर को दिखाने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, कम से कम डिग्री तो चाहिए। एंगल आपको पता चल गया तो क्या कर सकते हो, एग्जैक्टली उस पोजीशन में पहुंच सकते हो। ठीक है, वैसे यहाँ पे है कि आपने 71 डिग्री निकाल दिया, नहीं कि 71 डिग्री पे क्या होना चाहिए, ये छाता इंक्लाइंड होना चाहिए। समझ में आ रही है ना? जो हमारा अम्ब्रेला है उसका इंक्लाइनेशन कितना होना चाहिए? 71 डिग्री होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है? देखो बुक नहीं है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, क्या ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? क्या होता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है द वेक्टर कंपोनेंट्स, यू कैन से। ठीक है, जैसे इसके पहले आपने देखा था कि अगर मैं यहां पे एक वेक्टर ए लेता हूं, क्या लेता हूं? एक वेक्टर ए लेता हूं, यानी ए एक डायरेक्शन है, उसके साथ मैंने कुछ मल्टीप्लायर लगा दिया, यानी वो क्या बताएगा आपको, उसका डायमेंशन, उसका जो है आपको मैग्नीट्यूड बता देगा, है ना गुड़िया। यानी मान लो कि मैंने इसको क्या बना दिया, लैम्डा बना लिया। देखो, तो आप इसके साथ एक मल्टीप्लायर लगा दोगे, वो आपके मैग्नीट्यूड को बताएगा, है ना। उसी तरीके से आपने कोई और भी वेक्टर लोगे, दो वेक्टर लोगे, उसका आउटपुट एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ठीक है ना। तो आपने एज्यूम कर लिया यहाँ पे कि एक वेक्टर है, ठीक है, इसको मैंने मान लो बीटा बी वेक्टर मान लिया। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर। चलिए, रिजल्टेंट वेक्टर है क्या गुड़िया? तो ये कुछ नहीं है, ये आर इक्वल टू, आर मतलब रिजल्टेंट। आप इसको चाहो तो, चूंकि ये वेक्टर है तो हम वेक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे आर वेक्टर। वो क्या होगा, तो दैट मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज, जो ये दो पार्ट्स बने हुए हैं ना, इसी दोनों पार्ट को हम बोलते हैं रिजोल्यूशन।
बात समझ में आ रही है? हाँ, यानी किसी भी वेक्टर को जो अलग अलग दो वेक्टर से मिलके ये बना हुआ है, ठीक है ना, या जो इसके कंपोनेंट्स है, इसको हम कंपोनेंट्स के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो अब हमें धीरे धीरे इसको सीखना पड़ेगा कि अगर इसका एक्स वाई जेड, जो कि जाहिर सी बात है किसी भी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर रेफरेंस लेके चलते हैं। फिलहाल यहाँ तो बहुत आसान हमने काम कर लिया कि चलो कैसे भी वेक्टर दे रखा है, इसका दो कंपोनेंट क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिला एक तो ए वेक्टर, एक बी वेक्टर, उसके साथ मल्टीप्लायर हमने जो भी लगा था वो हमने दे दिया, ये आपका दो कंपोनेंट्स मिल गए। अब हम इसी चीज को सीखेंगे कि अगर ये एक्स वाई जेड प्लेन पे डाल दिया जाए तो प्लेन पे इनके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसको सीखना है। तो ये आपको समझ में आया कि रेजोल्यूशन होता क्या एक्चुअली, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना कि यहाँ पे ये बोला जाता है, आपको स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए एंड बी आर द नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। क्या है ये? ए एंड बी आर द नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि दे आर नॉट कोलाइड, या एक ही लाइन पे नहीं। कोलिनियर का मतलब पढ़ा था ना आपने, दे आर नॉट एट अ सिंगल लाइन। मतलब ऐसा नहीं है कि ए वेक्टर भी यहीं पे हो और बी वेक्टर भी यहीं पे हो। अगर ऐसा कुछ है इसका मतलब क्या है, दे आर कोलिनियर। दे आर एक ही लाइन में, मतलब कोलिनियर, ठीक है ना। कोलिनियर यानी लिनियरली अगर दोनों है तो कोलिनियर, और नहीं है तो नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो ये हर समय क्या है, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। तो स्टेटमेंट में या फिर किसी टर्म्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? यहां जो ए और बी वेक्टर यूज किया गया ना, एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना जो इसको इफेक्ट ना करे। जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया 5 kg, 500 kg, तो हम किस पे ध्यान देते हैं? केजी हमारे पास माइंड में सेट होता है कि चलो केजी का मतलब सिंगल 1 kg है। केजी का मतलब हम क्या देते हैं, 1 kg है, और उसके साथ अगर मैंने 5 लगा दिया तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1 kg, 5 मल्टीप्लाई बाई, वही तरह से 5 मल्टीप्लाई बाई 10 kg। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा था, इसके साथ जो वेक्टर है वो यूनिटी को शो करना चाहिए। किसको शो करना चाहिए? यूनिटी को। यानी जनरली अगर हम बात करते हैं तो एक यूनिट वेक्टर होता है जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाता है। यूनिट वेक्टर क्या करता है? एक पार्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो हम जो है 3 टाइप के यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हैं, मतलब 3 पार्टिकुलर नोटेशंस की बात कर रहा हूं मैं, कि 3 पार्टिकुलर नोटेशंस की हम बात करते हैं, कि 3 पार्टिकुलर नोटेशन जो है हम उसमें यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को शो करने के लिए। एक होता है आपके पास आई, जे और के, ठीक है। क्योंकि इनके साथ हम कैप लगाते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप, और इनका जो अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो दैट मस्ट बी 1 होना चाहिए, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया मैंने कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट वेक्टर मस्ट बी 1 यूनिट वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और ये आई जे कैप, के कैप को अगर हमें समझना है तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, चलो एक बॉक्स बना लो अपने समझने के लिए ऐसे। यहां ध्यान दो, ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है गुड़िया, ठीक है। आप इसमें से क्या करो, आप इस डायरेक्शन को, ये जो ये डायरेक्शन है ना, इसको आपने मान लिया एक्स। ये कौन सा डायरेक्शन है? एक्स डायरेक्शन है। और ये डायरेक्शन जो है इसको आपने क्या मान लिया? वाई डायरेक्शन, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है इसको आपने क्या मान लिया? जेड डायरेक्शन, ठीक है। बाकी सब आप चाहे तो डॉट लाइन से रिप्रेजेंट कर लो, बस क्योंकि आपको ये सब समझना है, ठीक है। इसको तो रहने दो, ठीक है। तो ये आपको क्या पता चल रहा है कि एक्स वाई जेड, और मैं इनके डायरेक्शंस को अगर यूनिट डायरेक्शंस की बात करता हूं, ये यूनिट वेक्टर्स को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो जो हमारा आई है वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि अगर मैं एक यूनिट लेके चलूं यहाँ पे, एक कदम आई किस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में, तो वो बोलूंगा मैं क्या? आई कैप। ये क्या हो जाएगा हमारा? आई कैप हो जाएगा। और एक कदम अगर मैं चलता हूं किधर? वाई डायरेक्शन में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? जे कैप हो जाएगा,
ठीक है। और एक ही कदम अगर मैं मतलब वन स्टेप में चलता हूं किधर कि जेड डायरेक्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। तो वन यानी यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वन स्टेप इन दैट डायरेक्शन, केवल एक स्टेप की बात की जा रही है। बस समझ में आ रही है? हाँ, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है ना? चलो इस चीज को ऐसा समझो आप, मतलब अब इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास मान लो कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है, ए है, ठीक है। ये दो पार्टों में ब्रेक हो रहा है। दो पार्टों में ब्रेक होने का मतलब क्या है कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में कुछ वेक्टर्स हैं इसके पास और एक वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। क्या क्या है आपके पास, ये एक्स डायरेक्शन है आपके पास और ये क्या है आपके पास, वाई डायरेक्शन है। क्योंकि इसके कंपोनेंट को मैंने ब्रेक किया है तो जाहिर सी बात आपको पता है कि ऐसे ब्रेक होता है ना ये। हाँ गुड़िया, इसको मैंने क्या माना, इसको मान लो कि A1 और A2 मान लिया, ठीक है। तो ये A क्या होगा हमारा, A मस्ट बी A1 प्लस A2 होगा। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, चलो वेक्टर दिखाया देता हूं यहाँ पे ऐसे, प्रॉब्लम है? हाँ गुड़िया, ठीक है। अच्छा A1 क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू दी, यानी आप इसको एक्स एक्सिस बोलो या फिर आप यू कह सकते हो कि पैरेलल टू द आई कैप, एक्स का मतलब आई कैप, कोई प्रॉब्लम है? यानी आप इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ए एक्स, यानी कि किधर है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। और कौन से डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं आई कैप, क्या लिख दूंगा, आई कैप। क्योंकि आई कैप बस आपको ये दिखाना चाहता है कि दिस इज इन द एक्स डायरेक्शन। क्योंकि अगर आप इसे नहीं भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको बस यहाँ पे यूनिट लिखना पड़ेगा, क्या यूनिट है इसकी, 5, 10, 15 जो भी है वो, ये आई आपको बता देगा कि ये कौन सा डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। बट जो जनरल तरीका होता है लिखने का वो ये होता है कि एक्स पे, एक्स एक्सिस पे जो आपका डिस्टेंस है वो लिखो इन आई कैप प्लस ये आपका वाई हो जाएगा इन जे कैप। तो बात समझ में आ रही है कि किसी चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ पे कि जो हमारा ए वेक्टर है वो ए एक्स अलोंग विथ आई कैप, ए वाई अलोंग विथ जे कैप। अलोंग विथ जे कैप का मतलब अलोंग द वाई डायरेक्शन और ये है अलोंग द एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम है, चलो लिख लो इसे फटाफट। और एक काम करता हूं, इसे मिटाता हूं मैं, इसे मिटा दूं ना। एक बात बताओ गुड़िया, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको भी। एक बात बताओ, ये अगर मैं देखूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है क्या, ये जैसा है वैसे ही ये है, यानी मैं इसको A2 यहां लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे अपने खुद को रियलाइज करना है, थोड़ा समझना है, तो एक छोटा ट्रायंगल बन गया आपके पास जिसमें एक राइट एंगल है। और जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हो ना। अच्छा, आपको जो फाइनल आउटपुट मिला हुआ था, जो गिवन है, वो आपको मेन ए है, जो वेक्टर है वो क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है ना। तो क्या इस ए को मैं एक्स के और वाई के टर्म्स में तोड़ नहीं सकता? एक्स और वाई के टर्म्स के कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे A1 नहीं है, ए एक्स है और ये ए वाई है। ये तो बस हमने अपने समझने के लिए लिखा था, बट एक्चुअली क्या है, ए एक्स और ए वाई। तो क्या मैं ए को ए एक्स और ए वाई में ब्रेक नहीं कर सकता? कर सकता हूं। तो अगर मैं उसको ब्रेक कर सकता हूं, कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे एक एंगल बना लेता हूं पहले थीटा, कि कितना एंगल पे ये क्या कर रहा है, अपने आप को शिफ्ट कर रखा है ना। और जब मुझे ये एंगल पता है तो एक फिगर बना लेता हूं दोबारा मैं, यहाँ पे यहाँ से ध्यान से देखो, यही फिगर बनाना हमारा, हाँ, जहां पे ये क्या है, थीटा है और ये क्या है, ए है। तो मुझे यहाँ पे ए एक्स चाहिए और यहाँ पे ए वाई चाहिए, है ना गुड़िया। क्या करूंगा, सबसे आसान तरीका क्या है, अगर मैं इसका कोई नाम दे देता हूं, अगर आपको नाम इसमें प्रॉब्लम है तो नाम दे सकता हूं, नाम दे दो, हाँ, तो काम चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा ना। तो बताओ मुझे क्या होगा फॉर्मूले के हिसाब से, अगर ये थीटा है और ये हाइपोटेन्यूस है, फिर ये हाइपोटेन्यूस और ये क्या है, बेस है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में सबसे बेस्ट रिलेशन किसका होता है, कॉस का। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या,
कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी बाई एच, यानी ए एक्स बाई ए। बोथ आर वेक्टर्स फॉर्मेट में है, तो हम वेक्टर्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं या मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमें इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हम आगे लिख लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? तो क्या मिलेगा बताओ, क्या निकालना चाहते थे आप? एक्स ही तो निकालना चाहते थे। एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स मस्ट बी ए कॉस थीटा, ए कॉस, यानी ये हो जाएगा आपके पास ए कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम है? वही तरीके से बाकी दूसरे वाले के लिए देखो, साइन के फॉर्मेट में आएगा तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। अब इसे जो है ध्यान रखना कि हर बार हम इसे नहीं लिखने वाले हैं, मतलब इसे नहीं लिखने वाले, डायरेक्टली हम इसे लिखने वाले हैं, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो एंगल की तरफ जाओगे तो कॉस, एंगल की तरफ जा रहे हो तो, और बाकी जो बच गया साइन। या फिर आप जनरल तरीके से पता कर सकते हो, ये बेस है ना, बेस के साथ कॉस होता है, बेस किसका होता है, साइन, मतलब पी बाई एच और बी बाई एच आपने पढ़ा था ना, तो आपको पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बेस किसके साथ है, कॉस के साथ, जिसके साथ बेस उसको कॉस में लगाओ, मतलब बेस निकालना है तो कॉस और परपेंडिकुलर निकालना है तो, क्योंकि वो पी बाई एच होता है, ठीक है ना। तो आप जैसे याद करना चाहो याद करके रखना इसे, कि जब भी हमें बेस निकालना है तो कॉस और जब परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन। तो यहाँ पे दो चीजें बड़ी आसानी से लिख सकते हो, क्या कि ए एक्स क्या मिल गया आपके पास, ए एक्स मिल गया ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ए वाई क्या मिल गया आपके पास, ए साइन थीटा। यानी अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या मिलेगा, रूट अंडर, ट्रायंगल के हिसाब से ए क्या रूट अंडर होगा, ए एक्स दी होल स्क्वायर प्लस ए वाई दी होल स्क्वायर, है ना। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स कितना है, तो आपने लिखा है कि ए, क्या लिखो, ए कॉस थीटा, मतलब हम देखो, एक तो है कि हम यहीं पे छोड़ देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे यूज कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अगर आप इसे सॉल्व भी करोगे तो क्या मिलेगा आपको, फिर ए मिल जाएगा, खुद देखो करके, कि अगर आप एक्स की बात करें तो ए क्या मिलेगा आपके पास, ए कॉस थीटा हो जाएगा ना, यानी ए कॉस थीटा दी होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा दी होल स्क्वायर, साथ में क्या है कॉस स्क्वायर ही तो होगा, और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, हमारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर थोड़ी लग रहा है यार। तो अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही मिलेगा दी रूट में, ठीक है। और साथ में क्या मिलेगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, साथ में रूट, ये तो ए मिलेगा। तो जो मैंने बोला था वही आ गया आपके पास, कि क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो यही होगा ना फिलहाल, है ना, नहीं समझ में आया, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ये तो जैसा है वैसे ही रहने वाला है। इसका मतलब ये निकला कि अगर आपको कहीं पे x का कंपोनेंट और y कंपोनेंट दिया गया हो, क्या दिया गया हो, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दिया गया हो, और वो 90 डिग्री पे स्टैंड करता है, ये दोनों आपस में क्या है 90 डिग्री पे स्टैंड करते हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट है उसको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब देखो जैसा इसके पहले तुमने बनाया था कि ये तो प्लेन के लिए था ना, मतलब प्लेन के लिए, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इसको, कि अगर ये आपके पास क्या है ए एक्स है और ये आपके पास क्या है ए वाई है, तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट शुड बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर आएगा, ये आएगा, ये लिखा था, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे इसे 3D मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों जो है आपको एक्सिस लेना है, तो इसको मैंने अभी बनाया था इसके पहले, समझने का सबसे सिंपल तरीका है कि एक बॉक्स बना लो, इसमें 3D समझ में जल्दी आ जाता है ना। जाहिर सी बात है, ये हमारा पार्ट क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा
y एक्सिस है और ये क्या है हमारा z एक्सिस है। ठीक है, अगर मुझे कहीं पे मान लो कि ये एक पॉइंट है और यहां से मैं कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट है। बाकी सब हमारे बस सपोर्टिव पार्ट्स है ना गुड़िया? बाकी सब क्या है हमारे पास, बस सपोर्टिव पार्ट्स है। तो अगर मुझे ये रिजल्टेंट चाहिए, पहले तो इस रिजल्टेंट का जो रिजोल्यूशन होगा, अगर ये वेक्टर हमारा आर है तो जो इसका रिजोल्यूशन होगा वो क्या होगा गुड़िया? इसका रिजोल्यूशन क्या होगा? तो इसका रिजोल्यूशन अगर मैं बात करता हूं, ये आपको ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि ए एक्स डायरेक्शन में, ये आपका हो जाएगा ए वाई डायरेक्शन में, है ना, और ये क्या हो जाएगा ए जेड डायरेक्शन में, है ना। तो यहां मैं ऐसे लिख दूंगा ना, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। समझ में आ रही है ना? थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, है समझ में? अच्छा, इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे ट्रायंगल में काम किया था वैसे यहां भी काम कर सकते हैं। ध्यान से देखो इस पे कि अगर मुझे इसका ये डायगोनल ही तो निकालना है। अगर डायगोनल का फॉर्मूला आपको याद है तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद है तो फिर मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। याद है? नहीं याद है? चलो नहीं याद है तो यहाँ पे काम करो, एक काम करो, पहले यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये नीचे वाले प्लेन की बात कर रही है, किया जा रहा है ना। नीचे वाले प्लेन में ये ए एक्स है और ये वाला ए वाई है, चाहे यहाँ लिखो या यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो नीचे वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? ये तो राइट एंगल होगा ना। तो इस राइट एंगल के कारण ये जो डायगोनल बनेगा, डायगोनल का मतलब हाइपोटेनियस, डायगोनल का मतलब हाइपोटेनियस। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? तो अगर ये हमारे पास ए एक्स है और ये ए वाई है तो इसका डायगोनल, इसका हाइपोटेनियस कितना होगा? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्या होगा ये? रूट अंडर। तो यहाँ पे मैं ऐसे एरो लिख देता हूं कि ये जो पार्ट है वो क्या बनेगा? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया? आया? अच्छा, ये जो लाइन जा रही है और ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन है ना, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बनेगा? दिस शुड बी 90 डिग्री। ऐसे बनेगा ना। ये कितना है? तो ये वाला है आपके पास ए जेड। ये कितना है? ए जेड, ऊपर की तरफ है ना ए जेड। तो ए जेड प्लस दिस, और इसके लिए ये एक डायगोनल बना। फिर जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो क्या है? डायगोनल है। डायगोनल का मतलब हाइपोटेनियस है ट्रायंगल का, है ना। तो वहां पे जो ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो मॉड होगा वो होगा रूट अंडर बेस का स्क्वायर। बेस का मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर दी होल स्क्वायर, ये होगा ना, प्लस ए जेड स्क्वायर। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम है? और सॉल्व करूंगा क्योंकि इसका रूट भी तो था, रूट भी तो था। तो स्क्वायर से रूट क्या बचा आपके पास? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये है आपके पास आर वेक्टर। और ध्यान रखना कि ये कब के लिए है? व्हेन ऑल आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब ऑल आर एट 90 डिग्री। एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या है? सबके सब 90 डिग्री है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में ही बताया था आपको कि ये चीजें होती हैं हमारे पास। ठीक है ना। इसको दोबारा प्रूव कर रहा हूं कि आपको याद हो जाए सब कुछ। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो नहीं ना। ठीक है, देखो एक चीज और देख लो। अगर मैं इसको मान लो कि एक आर पोजीशन वेक्टर के तौर पे लेता हूं, क्या लेता हूं? पोजीशन वेक्टर के तौर पे लेता हूं, तो मैं दूसरे तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। देखो, रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको इसलिए मैं बता रहा हूं बार बार, क्योंकि कई जगहों पे कई तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा बुक्स में, फिर आप वहां पे समझ नहीं पाओगे। देखो, बुक्स में समझने का तरीका क्या है कि उसका जो इक्वेशन है वो हमें समझ में आ जाए।
लैंग्वेज तो पढ़ते रहेंगे लेकिन इक्वेशन देख के समझ में आ जाएगा। इक्वेशन देख के तभी समझ में आएगा जब उसके रिप्रेजेंट करने के तरीके को आप जान जाओ, ठीक है ना। तो ये जो वेक्टर है, अगर ये आर आपका पोजीशन वेक्टर है, आपको पता है ना पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पता है? तो वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जो होता है वो आपके एक्स वाई जेड तीनों जो भी कोऑर्डिनेट्स अगर इसके बने हुए सबके इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं आर वेक्टर की बात करता हूं कि आर एक पोजीशन वेक्टर है, किस टर्म्स में, एक्स वाई जेड तीनों कार्टेशियन प्लेन में जो भी हमारे पास है तीनों एक्सिस में। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिखूंगा कि एक्स डायरेक्शन में जितना दूर गया वो आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन जे कैप प्लस जे डायरेक्शन के कैप। तो आसान है रिप्रेजेंट करना किसी भी किसको, पोजीशन वेक्टर को। प्रॉब्लम है? चलो लिख लो इसे फटाफट, लिख लो। फिर ये जो है नीचे वाला पोर्शन पता है आपको, बट फिर से देख लो एक बार। इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ये जो पोर्शन होगा इसको, ये देखो कौन कौन से एक्सिस से मिलकर बना हुआ है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद जो उसके पीछे वाला प्लेन है, अच्छा ठीक है, एक्स वाई प्लेन आपने इसको बोला, और ये भी क्या है ऊपर वाला प्लेन, वो भी आपको एक्स वाई प्लेन ही है। वो भी क्या है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, प्लेन समझ में आ रहा है आपको। अब अगर इसके फ्रंट साइड की बात करें या बैक साइड की बात करें, तो बैक साइड में देखो ध्यान से, ये आपके पास वाई प्लेन है और एक जेड प्लेन है, यानी ये जो आपका बैक साइड का जो प्लेन होगा नीचे वाला, ये वाला, वो क्या होगा, वाई जेड प्लेन होगा। क्या होगा? वाई जेड प्लेन होगा। उसी तरीके से आपको एक्स और जेड का जो प्लेन मिलेगा, एक्स और जेड से मिलके जो एक प्लेट बन रहा है आपका, बात समझ में आ रही है ना, एक्स और जेड से मिलके जो प्लेट बन रहा है, ये वाला प्लेट, प्लेट बोलो या फिर आप साइड बोल लो, दिस साइड इज नॉन एज, कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, ये आपका हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। तो बात समझ में आ रही है कि प्लेन की बात कैसे की जा रही है। अगर आपको कहीं बोलता है कि समथिंग ऑन द एक्स प्लेन, समथिंग ऑन द एक्स वाई प्लेन, समथिंग ऑन द एक्स वाई प्लेन, मतलब कि जेड कुछ नहीं है। जेड क्या है? जब एक्स वाई प्लेन की बात की है, जेड 0 है, तभी तो वो एक्स वाई प्लेन में चला गया। बात समझ में आ रही ना, तो वहां पे जेड एक्सिस में कुछ नहीं है। तो एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन या वाई जेड प्लेन क्या होगा, कैसे होगा, कभी नाम दिया जाए, कभी पूछा जाए तो बता सकते हो? आसान है? हाँ चुटकी नहीं? हाँ, तो आप पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे किसी भी तरीके से, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, रिप्रेजेंट कर सकते हो ना आसानी से। हाँ चलो, अब यहाँ पे जब पोजीशन वेक्टर को आपने लिख ही लिया है, तो एक काम करते हैं, चलो एक चीज देख लो, रिप्रेजेंट करने का तरीका एक थोड़ा सा और, कि अगर कहीं पे आपको इन जनरल कहीं पे भी अगर आपको ए वेक्टर मिला, ठीक है, इसका मतलब है कि इसके पास क्या कंपोनेंट होगा, क्या होगा इसके पास कंपोनेंट। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। समझ में गुड़िया? हाँ, उस तरीके से अगर कहीं पे आपके पास बी वेक्टर है, इसका मतलब क्या है कि बी इन एक्स डायरेक्शन, साथ में आई कैप प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप। वही तरीके से अगर कहीं पे सी है तो क्या हो जाएगा, वो भी इसी तरीके से एक्सटेंड होगा कि ये हो जाएगा आपके पास सी एक्स आई कैप प्लस सी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कहीं भी कोई भी वेक्टर अगर दिया गया है, इट मस्ट कंटेन ऑल थ्री कंपोनेंट्स। हाँ, हो सकता है कि इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, हो सकता है इनमें से कोई एक जीरो हो जाए। मतलब कि अगर मैं बोलता हूं तुमसे कि अगर ए वेक्टर जो है वो लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, किस में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। मैंने ये पहले तुमसे बोल दिया कि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। हमने बोला था
कि ए जो है उसके पास ऑल थ्री कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो मैं बोलूंगा ठीक है अभी भी है, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड k cap, but there is a xy plane, so the k cap must be zero. k cap मतलब this is a zero vector, this is a zero vector, बताया था ना आपको कि जीरो वेक्टर हो जाएगा, और जब ये जीरो वेक्टर हो जाएगा इसका मतलब कि ये क्या है, जीरो हो गया, इसका कोई मतलब नहीं बनता, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर कहीं पे आपको एक्स वाई प्लेन बोला गया हो तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, अगर एक्स जेड प्लेन बोला गया हो तो उसका कंपोनेंट क्या होगा, और जेड एक्स बोला गया हो तो उसका कंपोनेंट क्या होगा। हाँ गुड़िया, हाँ, तो अगर मैंने बोला कि ए जो है जेड एक्स प्लेन में है तो क्या होगा, उसका कंपोनेंट लिख के दिखाओ तो। ए जो है जेड एक्स कंपोनेंट जेड एक्स प्लेन में है या एक्स जेड प्लेन में है। अगर दो वेक्टर हमारे पास, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर है, जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने, ठीक है, इसी से हम निकालना चाहते हैं किसका, आपने एक रूल तो निकाल लिया था, आपको याद भी है, जिसको हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। तो एक बार पहले उसको लिख लेते हैं फटाफट। आपका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके का होगा, है ना, इस पे यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये आपका क्या है, टोटल एंगल थीटा है, टोटल एंगल कितना है, थीटा है, और ये जो छोटा वाला एंगल है वो क्या है, अल्फा है, ठीक है। ये अगर बी है तो ये भी हमारा क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा, है ना, और ये हमारा ए वेक्टर होगा। और जाहिर सी बात है कि आप ऐसे इसका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकते, इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सही से। आप डायरेक्टली तो ड्रॉ नहीं कर सकते, डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रायंगल का कोई लॉ लगता नहीं है यहाँ पे। तो ट्रायंगल क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल इसको प्रोड्यूस करोगे थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए, है ना, और यहाँ पे जो थीटा होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, बी वेक्टर। और यहाँ पे क्या है ये, अब ये हमें चलो इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है। तो बताओ क्या करोगे, क्या क्या निकाल सकते हो इससे, जो आपने प्रूफ किया था वो आपको याद है ऑलरेडी, ये कर दूं। यहाँ पे बताओ एस टी कितना होगा, एस टी अगर हम निकालते हैं तो एस टी कितना होगा, क्योंकि बिना एस टी निकाले आप सॉल्व तो नहीं कर सकते, कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो एस टी अगर निकालना है, यहाँ देखो ये थीटा है ना, और इसके ठीक अपोजिट की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, ये होगा ना, नहीं होगा, होगा। चलो, तो मैं यहाँ पे एस टी ले जाता हूँ, क्या है आपके पास एस टी, बी साइन थीटा, और आर टी कितना है आपके पास, बी कॉस थीटा। और अगर आप यहाँ पे ए प्लस बी की बात करते हो, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करते हो, दैट मस्ट बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ, क्या होता है, क्या होता है गुड़िया, ए स्क्वायर मतलब क्यू आर स्क्वायर, मतलब सॉरी क्यू आर प्लस आर टी, क्यू आर प्लस आर टी दी होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर होता है ना, प्लस एस टी स्क्वायर, है ना, क्यू आर प्लस आर टी, क्यू आर कितना है आपके पास, ए प्लस आर टी कितना है, बी कॉस थीटा दी होल स्क्वायर, प्लस एस टी कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा रूट के साथ, ये हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं होगा, प्लस 2 AB कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ूंगा तो अब यहां से क्या करूंगा मैं, ये जैसा है वैसा रहने दो, ए स्क्वायर प्लस इन दोनों में से बी कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, क्या आ गया, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये तो केवल 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसी को हम बोलते क्या है, लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है। अब देखो यहां से हमें निकालना है एक और रूल, लॉ ऑफ साइन, डायरेक्टली आपने पढ़ा था, डायरेक्टली भी बता दूंगा, पहले इससे देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे जो एस टी आपने निकाला है, केवल एस टी पे फोकस करो कि एस टी कितने तरीके से तुम फाइंड आउट कर सकते हो, इन हाउ मेनी वेज यू कैन फाइंड द एस टी, एक बड़े ट्रायंगल में, एक छोटे ट्रायंगल में, एक बड़े ट्रायंगल में और एक, तो बड़ा वाला ट्रायंगल ये वाला है और छोटा वाला ट्रायंगल केवल ये वाला है, तो चलो दोनों ट्रायंगल में बता दो। अभी जो आपने ऊपर बी साइन थीटा लिखा है, बी साइन थीटा लिखा है, वो छोटे वाले ट्रायंगल में लिखा है ना, बी साइन थीटा जो लिखा है वो किस में लिखा है, छोटे वाले ट्रायंगल में लिखा है। अच्छा इसका मतलब कि आप बड़े वाले ट्रायंगल में अगर निकालना चाहो तो क्या मिलेगा, बता सकते हो क्या गुड़िया, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अगर ध्यान से देखो तो ऐसा ही तो है फिगर, यहाँ पे बस अल्फा दे रखा है, हमने अल्फा मान रखा है ना, और इस बार हाइपोटेनियस पहले ये वाला लाइन था, अब ये पूरा लाइन है, मतलब कि आर इज द हाइपोटेनियस, आर मतलब रिजल्टेंट, नहीं गुड़िया, तो क्या मैं इसको बी साइन थीटा इक्वल टू आर साइन अल्फा लिख सकता हूं क्या, नहीं समझा, अरे यार एच कॉस थीटा होता, एच साइन थीटा होता है नहीं होता, ये होता है ना, क्या होता है, अगर यहां मैं बात करता हूं, ये आपके पास जो है Q है, ये S है, ये आपके पास क्या है T है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं ये क्या होगा, ये होगा QS साइन थीटा, क्योंकि थीटा के बदले यहाँ अल्फा है तो अल्फा, और QS का मतलब हाइपोटेनियस, H साइन थीटा ही तो होता है, भूल जाते हो, तो क्या होगा यहाँ पे, डायरेक्टली मैं लिख दूं आर साइन थीटा, आर साइन अल्फा, तो यहां से कुछ फेर बदल कर सकते हो क्या, ये इसको नीचे ला दो, इसको इधर नीचे लेके चले जाओ, यानी ये इंप्लाई करेगा b बाई साइन अल्फा इक्वल टू r बाई साइन थीटा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और आप क्या करो, एक लाइन डालो यहां परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसका कोई नाम दे दो, क्या नाम दे दो बताओ, एस टी यू वी एम दे देते हैं, ठीक है, तो क्या आर एम के बारे में कुछ बता सकते हो क्या मुझे, मतलब आर एम जो है साइन थीटा या कॉस थीटा के फॉर्मेट में क्या आएगा, यही तो हो सकता है, यही तो फाइंड आउट करेंगे, है ना, तो आर एम के लिए यहां पे अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाले साइड के ट्रायंगल के लिए, फॉर दिस साइड ट्रायंगल, है ना, अल्फा के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन मिलेगा इसका, और इसके लिए ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर जब ये है तो मस्ट बी एच कॉस एच साइन थीटा होता है फॉर्मूला हमारा, क्या होता है, यानी क्या मैं इसको ए साइन थीटा लिख सकता हूं क्या, क्योंकि साइन थीटा के बदले साइन अल्फा, समझ में आया नहीं आया, और बड़ा करके लिखो इसको, चलेगा ना। अच्छा नेक्स्ट क्या है, ये दो जगहों से निकाल सकता हूँ ना, जैसे इसको छोटे बड़े में करके निकाला तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ये दो ट्रायंगलों के साथ मिक्सअप है, एक तो इधर वाला और एक राइट हैंड साइड वाला,
तो राइट हैंड साइड में अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ भी कुछ ना कुछ रिलेशन निकल ही सकता है, बिकॉज वहां पे जो हाइपोटेनियस है वो बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे वहां पे, तो क्या होगा वहां पे बताओ, फॉर्मूला तो वही है हमारे पास, एच साइन थीटा, हाइपोटेनियस विथ साइन थीटा, तो हाइपोटेनियस वहां पे क्या है बी, और साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा क्या है, थीटा मतलब एंगल, अब यहाँ पे एंगल हमने माना नहीं है, नहीं माना ना, तो एक एंगल मान लेते हैं यहाँ पे अलग बीटा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन बीटा। यहां से भी अगर हम कुछ फेर बदल करें तो कुछ ना कुछ ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, क्या होगा, ए साइन ए बाई साइन बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई साइन अल्फा। ये आपका कौन सा इक्वेशन हो गया, अच्छा एक दो तीन दोनों इक्वेशन से कुछ दिखाई दे रहा है क्या, क्या दिखाई दे रहा है गुड़िया, क्या दिखाई दे रहा है, बी बाई साइन अल्फा और बी बाई साइन अल्फा दोनों में है, जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, इसका मतलब क्या कि ऑल आर इक्वल, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप ये लिख सकते हो ए बाई साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू बी बाई साइन अल्फा इक्वल टू आर बाई साइन थीटा। इसी रूल को, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गुड़िया, हाँ लॉ ऑफ साइन, क्या बोलेंगे इसको, लॉ ऑफ साइन, लिख लो इसे फटाफट। देखो एक चीज और देख लो इसको साथ साथ, इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है लाइक दिस, ये ए है बी सी, ठीक है ना, अगर इसके साइड को हम मेजरमेंट कर लेते हैं, जैसे मान लो इसको थोड़ा सा अलग सोचते हैं, अलग सोचने का मतलब इसका नाम हटा देता हूं मैं, इसके साइड को मैंने ए माना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है ए मान लिया, ये आपको डिस्टेंस मैंने क्या माना बी माना, और ये डिस्टेंस जो है मैंने मान लिया सी, तो बी के ठीक पीछे अपोजिट जो एंगल है ना उसको मान लो बीटा, ए के अपोजिट वाले को अल्फा, और इसको गामा मान लो, ठीक है ना, या थीटा मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो जो रूल होता है वो ये कहता है कि ए बाई इसके साथ जो एंगल बना हुआ था उसका साइन थीटा यानी कि साइन अल्फा इक्वल होगा बी बाई इसके अपोजिट जो एंगल बना हुआ था यानी कि साइन बीटा इक्वल होगा किसके, सी बाई साइन गामा। आई बात समझ में, मतलब इन जनरल ट्रायंगल में अगर आपको साइड का रिलेशन विद देयर एंगल चाहिए तो वो होगा, बात समझ में आई, वही चीज यहाँ पे है, नहीं है तो ध्यान से देखो, ए मतलब ये तो वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल है ना, मैग्नीट्यूड ही तो है, तो देखो तो ये कहाँ पे है, ए जो है जिस ट्रायंगल में है, जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ए के अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, तो वही है ना, बी की बात कर रहे हैं तो बी के अपोजिट वाला एंगल इस ट्रायंगल में कौन सा है, और आर की बात करते हैं तो आर आपको रिजल्टेंट है, आपको अगर रिजल्टेंट के अपोजिट एंगल ही नहीं है ना, तो एक बात बताओ, थोड़ा सा इसको अगर मॉडिफाई करें लाइक दिस, और आपको पता है कि अगर इसको मैं उठा के यहां डाल दूं तो यही तो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है ना, तो यहां थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो जाता है, जरा सा सिनारियो क्या होता है बदल जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मोर देन एक्यूट एंगल बन जाता है, क्या बन जाता है ये मोर देन एक्यूट एंगल बन जाता है, ठीक है, और ये थीटा आपका यहां होता है, ये आपका आर होता है, ये थीटा है ये आर है, और यहाँ पे क्या है आपका जो भी है बीटा मानना था आपने बीटा है, और ये ठीक है, चलो लिख लो इसे। अच्छा एक बार बताओ, ये एंगल भी एक बार निकाल लो जरा तुमने इसे, अगर ये अल्फा निकालना है मुझे तो सबसे आसान है कि टेन अल्फा निकाल लो, है ना, टेन अल्फा निकालोगे तो क्या मिलेगा, दिस वन यानी कि बी कॉस्ट बी साइन थीटा
क्यों गुड़िया बाय हेलो ए प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरा होगा ना, ए प्लस बी, तो ये टेन अल्फा निकल जाएगा और वहां से अल्फा निकाल लोगे, ठीक है ना। चलो टू इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर लेते हैं, क्या लेते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर, यानी कि एक ए वेक्टर हमारे पास है और ए वेक्टर ही ऊपर भी है, ए वेक्टर ही ऊपर भी है, ठीक है ना, और इनके बीच का एंगल क्या बना हुआ है, थीटा बना हुआ है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। अब इसको बार बार तो हम जो है प्रूफ नहीं करने वाले, यही सी बात है ना, जो आपने प्रूफ किया था उसी से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालोगे, वो ज्यादा बेटर होगा। उसके अकॉर्डिंग जो आपका रिजल्टेंट होना चाहिए वो रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब रिजल्टेंट अगर वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा गुड़िया, तो वो होगा रूट अंडर, अभी पढ़ा था ना, क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस टू कॉस टू ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी का मतलब ए डॉट ए कॉस थीटा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यही होगा ना, पक्का, कोई डाउट है इसमें, कोई समस्या नहीं है, चलेगा इतना। चलो तो रूट अंडर ये हो जाएगा आपके पास टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, नहीं समझ में आ रहा, होगा ये नहीं होगा, हाँ। अच्छा उसके बाद जो है अगर मैं यहां से टू ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो वन माइनस कॉस थीटा बचेगा क्या, ये कॉस, हाँ ठीक है ठीक है, मुझे लगा अल्फा वगैरह ले रखा है, ठीक है, वन माइनस कॉस थीटा। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, थोड़ा और मॉडिफाई करूं तो क्या लिख सकता हूं, पहले बताओ मुझे, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा क्या होता है, सॉरी ये प्लस है ना, हाँ कॉस टू थीटा क्या होता है, बोलो जल्दी, कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये होता है क्या, हाँ लिखा था ना, याद है नहीं याद है। और यहां से अगर इसकी बात करता हूं, वन प्लस कॉस थीटा मुझे निकालना है ना, तो वन प्लस, अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे टू थीटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल को हाफ करना पड़ेगा ना, तो एंगल अगर मैं हाफ करता हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, नहीं मिलेगा, और जब ये इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, नहीं समझ में आया, आया बढ़िया, बोला करो कुछ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इस पूरे के बदले में क्या लिख सकता हूं, टू ए स्क्वायर इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, क्या बचेगा, कहाँ टू से टू कट जाएगा, अरे कहाँ पे टू से टू कट जाएगा, कौन सा बता रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे टू से टू मल्टीप्लाई करते हैं तो कट कैसे जाता है भाई, ये, अच्छा ये एंगल है, यहाँ पे क्या मिलेगा, टू इंटू टू फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई, और यानी कि हम लिख सकते हैं इसके लिए, ये क्या हो जाएगा, फोर के लिए टू बाहर, ए स्क्वायर के लिए ए बाहर, और कॉस स्क्वायर के लिए कॉस थीटा बाई टू, यानी ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर दो सेम मैग्नीट्यूड वाले दो वेक्टर्स
एक पार्टिकुलर एंगल थीटा पे है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, मतलब हम, ये भी एक एग्जाम्पल ही था, बट एक्चुअली अगर हम इसे न्यूमेरिकल बेस पे देखते हैं, जैसे मान लो कि a जो है, a को हम ऐसे मान के चलते हैं कि a के पास जो है 5 न्यूटन है। कितना है? 5 न्यूटन। यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स पे लेके चल रहे हो एक बार, कि 5 न्यूटन का फोर्स आप इधर ड्रॉ कर रहे हो, खींच रहे हो, और 5 न्यूटन के फोर्स से आप ऊपर भी खींच रहे हो, तो जो रिजल्टेंट है उसके ऊपर फोर्स कितना लगा, तो डायरेक्टली आप निकालोगे क्या, कि जो रिजल्टेंट का फोर्स होगा, यानी रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो होगा 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू, अच्छा एंगल की बात करते हैं, तो एंगल अगर मैं मान लो कि दे दिया गया है क्या, 60 डिग्री या 30 मान के चलो, एंगल कितना दिया गया था इसके बीच में, 30 डिग्री। 30 डिग्री के एंगल पे आप क्या कर रहे हो, उसके फोर्स लगा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 60 ही लेके चलो, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, 15 डिग्री आप फिर से भूल जाओगे। 60 डिग्री क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ, cos 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, इसके अकॉर्डिंग क्या मिला, ये हो जाएगा 10 इंटू कॉस 60 मतलब 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये हो जाएगा आपके पास √3/2, ये कट जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा 5√3, ये आपका न्यूटन में आंसर आ जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट है वो 5√3 न्यूटन होगा। तो थोड़ा आसान हुआ, कैसे बना, अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएगा आंसर, इससे भी वही आंसर आएगा, बट ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आप 5 रखोगे, यहाँ 5 रखोगे, यहाँ पे आप 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे, cos 60, उसकी वैल्यू पुटअप करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा आपको वही। समझ में आया? हाँ चलो नोट करो फटाफट। देखो इसके बेस पे एक क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन ये है, ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। एक मोटर बोट है पानी में चलने वाली, ठीक है ना, और वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसे बना लो कुछ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कहां जा रही है, नॉर्थ साइड में जा रही है। यहाँ देखो गुड़िया, तो दिस इज द स्पीड ऑफ बोट, वीवी, मार्कर है क्या उधर अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है आपको, वीवी कितना दे रखा वो लिख लो, 25 किलोमीटर पर आवर। द वाटर करेंट इज, क्या कह रहा है, इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट टू साउथ। ईस्ट से साउथ की तरफ 60 डिग्री पे वाटर करंट है। कितने डिग्री पे है, 60 डिग्री पे है? तो आपसे क्या कह रहा है ये आपका क्या नाम दोगे इसका, वीएफ करंट, वाटर करंट, वीसी। तो तुम बताओ, ये कुछ ऐसा है ना, अगर मैं इसको सब कुछ हटा दूं, बस ये देखो कि ये आपके पास वीसी था, वीबी था, और ये आपके पास क्या है, वीसी है, टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट क्या होगा, वो इधर कहीं पे होगा। वो डिपेंड करता है कि ये कौन कौन स्ट्रांग है, जो जितना ज्यादा स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंग या उसके तरफ ज्यादा झुका होगा आपका रिजल्टेंट, है ना, जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है उसकी तरफ ज्यादा वो रिजल्टेंट जो आपका झुका होता है ना गुड़िया। तो ये आपको रिजल्टेंट पता करना है, ये रिजल्टेंट पता करना है, नहीं पता कर सकते क्या, अभी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या होगा रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट पढ़ने के लिए, रिजल्टेंट आपको यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा
कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच का एंगल क्या होगा, है ना गुड़िया। तो बताओ मुझे यहाँ पे क्या है, और ये तो कंफर्म है कि 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया। तो अब मुझे बता सकते हो क्या कि टोटल एंगल कितने का होगा। एक बार फिर से देख ले इसे। The water current in the region of 10 km per hour in the direction of 60 degree east to south। तो बताओ कितना हो रहा है गुड़िया। यहाँ देखो, पहले मैं ये भी लिख देता हूँ कि VC कितना दे रखा है। VC दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पूरा क्या है, थीटा है ना। ये आपका क्या है गुड़िया, थीटा है। थीटा कितना होगा, तो थीटा जो होगा वो होगा 90 डिग्री प्लस 90 माइनस 60, जो बच गया वो ऐड कर देंगे ऊपर वाले में, ये टोटल एंगल बन जाएगा। इसके बीच का एंगल चाहिए ना आपको, तो बीच का एंगल कैसे निकालोगे, ये पूरा 90 तो आपको पता ही होता है, और ये इसके बीच का एंगल कितना होगा, तो 60 यहाँ पे अगर आपने माइनस कर दिया तो क्या बचा 30, तो मैं लिखूंगा 90 प्लस 30 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स या एंगल बिटवीन द करंट डायरेक्शन, एंगल बिटवीन द करंट डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द बोट, जो वेलोसिटी ऑफ द बोट उसका जो डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ 120 डिग्री हुआ। तो रिजल्टेंट क्या आएगा गुड़िया, रिजल्टेंट आर क्या होगा, वो होगा आपके पास VB स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VB VC कॉस थीटा द रूट अंडर। हाँ गुड़िया, प्रॉब्लम है तो फटाफट बताओ ना क्या आएगा, क्या आ जाएगा बताओ। VB का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 625 नहीं हो जाएगा, VC का मतलब, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 250 लिख दो 250 मल्टीप्लाई भी कॉस 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री है कॉस थीटा, निकालने आता है, नहीं आता, नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, इसको बगल में निकाल देता हूँ फिर। कॉस 120 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब बोलो ये नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, चेंज होगा नहीं होगा, माइनस कर रहे हैं ना 180 में से, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस ऑफ 60 डिग्री, माइनस होगा नहीं होगा, हाँ पक्का याद है, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो कितना मिलेगा यहाँ पे, क्या मिलेगा -1/2, ये होगा ना। तो यहाँ पे पुटअप करो इनकी वैल्यू को, ये हो जाएगा आपके पास 725 प्लस 500 मल्टीप्लाई बाई 1/2 माइनस का, बढ़िया। तो प्रॉब्लम है कितना हो जाएगा यहाँ पे 250, वो भी माइनस का, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 500 मिलेगा यहाँ पे, फिर समझ में आ रहा, यहाँ पे 750 है, यहाँ पे 250 मिलेगा, माइनस करेंगे तो ये आपको 500 मिलेगा, ये 725 है ना, और यहाँ पे कितना आएगा 250, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 525 बचेगा, कैसे 525 बचेगा, कितना बचेगा बताओ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, फिर सही सही बताओ क्या मिलेगा 475, इसका रूट निकालना है, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट, जाहिर सी बात है आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो कुछ और ही आएगा,
अप्रोक्सीमेट बता दो। 20 को 20 यानी कि 20 को 22 कितना आता है? 440। हाँ, 22 22 इंटू 22 कितना आएगा? कितना आएगा? 484 होगा। और कोई आ रहा है इसके अप्रोक्स में? इसका कितना आएगा बताओ? 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एक बार निकाल के देखो। इसका आ जाएगा आपके पास 21.79, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका क्या है? रिजल्टेंट है, ठीक है गुड़िया। क्या है ये आपका? रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट ये आया था, है ना। तो यहाँ पे आर और यहाँ पे ये एंगल हमें निकालना है। इसको 5 मान लेते हैं, ये हमें एंगल निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे एंगल निकालने के लिए? सबसे पहले तो इसके पैरेलल हुई एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ कर लो। ऐसे ही होता है ना। अगर इससे ज्यादा वो नहीं हो पा रहा तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, या फिर इसको छोटा कर लो। ये लो, अब ठीक है। तो क्या करोगे? आपको अभी पता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था, इसके बीच का पूरा एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है ना, मतलब 120 है, और ये 60 डिग्री था, है ना। तो अगर मुझे वो साइन रूल लगाना है तो साइन रूल होता क्या है, कैसे लगाएंगे? यहाँ पे आपको पता है कि आर की अगर हम बात करते हैं तो आर बाई साइन थीटा होता है, आर बाई साइन थीटा होता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वीसी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? तो वीसी के द्वारा जो एंगल बना हुआ है हम उसकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ वीसी है क्या? यही यही वीसी यहाँ पे है ना। तो इस वीसी के द्वारा कौन सा एंगल बना? यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन फाई। बस समझ में आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना। आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, तो निकाल सकते हो। अगर ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसमें से 3 पैरामीटर आपको पता है तो 4 तो निकाल ही सकते हो। प्रॉब्लम है तो निकाल ले। क्या मिलेगा बताओ? ये हो जाएगा साइन फाई इक्वल टू वीसी बाई आर इंटू साइन थीटा। वीसी कितना है? कितना है गुड़िया? कितना था? 25, 10 था ना। और आर कितना आया था आपके पास? 22 आया था। ये आया था या कुछ और आया था? पक्का 22 आया था या 21 पॉइंट अप्रोक्स आया था ना? एग्जैक्टली कितना आया था? 21.7 मतलब 8। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी साइन 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 बाई 121, सॉरी 21.8 मल्टीप्लाई बाई √3 बाई, याद है ना? अब तो याद हो गया होगा साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू मिल गई आपको, सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा? सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। तो साइन फाई की जो वैल्यू है, साइन फाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.397, ठीक है। अब यहां से अगर फाई हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स ऑफ दिस, और इसका एंगल निकल आएगा। कितना एंगल आएगा गुड़िया बताओ? अप्रोक्स ही आएगा ये एंगल, ठीक है। ये जो भी आएगा वो अप्रोक्स ही आएगा। अप्रोक्स करने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, इक्वल लगा के उसके ऊपर
लगभग लगभग सिमिलर। क्या आएगा बताओ? तो ये आएगा 23.4 डिग्री। यानी कि जो बोट है, जो बोट है वो आपका क्या है? ये आपका क्या था? ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जो नॉर्थ में जा रहा था बोट, वो नॉर्थ से 23.4 डिग्री डिस्प्लेस हो जाएगा इनसाइड फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट at the degree of this and with the velocity of 21.8 किलोमीटर पर, जबकि इसकी पहले स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर पर आवर थी। अब कितना हो गया? 21.8। बात समझ में आ रही है? जाहिर सी बात है, अगर आप ऐसे जा रहे थे और आपको वाटर का फ्लो ऐसे आ रहा था तो आपकी डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है और आपकी स्पीड भी क्या होने वाली है? स्लो होने वाली है थोड़ी। होगा नहीं होगा? यही चीज है।